अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम देख रहे थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग a record is made only those of information that can be expressed in monetary terms। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जो वो इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू हो, यानी कि वो मनी कॉन्सेप्ट में हो। Measurement of business events in money helps in understanding the state of affairs of business। क्या measurement of business events यानी कि business events की जो भी measurement की जाती है in money, in monetary value में, यानी कि जो भी इसकी जो monetary value है उसमें जो measurement की जाती है business की, वो help करती है हमें understand करने में statement of business affairs, यानी कि कंपनी की जो भी पोजीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है इन अ मच बेटर वे, एक बहुत ही अच्छी तरीके से। एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बिजनेस ओन्स 1500 kg स्टॉक, अगर कोई किसी बिजनेस में जो है स्टॉक जो है 15 kg है, एक कार है, 1500 स्क्वायर फीट ऑफ बिल्डिंग है उसके पास, और स्पेस है उसका, और वगैरह वगैरह। दीज अमाउंट्स कैन नॉट बी एडिड टू प्रोडक्ट अ मीनिंगफुल टोटल। ये प्रोडक्ट जो है ऐड नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, कोई भी मॉनिटरी वैल्यू नहीं है ऑफ व्हाट द बिजनेस, उनके बिजनेस में ये के पास क्या चीज़ है, कितनी वैल्यू है उसकी। हाउएवर इफ दीज आइटम्स आर एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, जबकि इन्हीं आइटम्स की अगर कोई मॉनिटरी टर्म्स हो, सच एज स्टॉक ₹100,000, स्टॉक जो एक 100,000 का है, कार 500,000 एंड बिल्डिंग 1 million, ऑल सच आइटम्स कैन बी एडिड इन बेटर वे। ये सारे आइटम्स जो हैं हम अपने रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं, यानी कि उनको रिकॉर्ड करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस कंसर्न, क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से बहुत जो है करीब करीब मिलता जुलता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरीली इंटर्ड ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी एसेट जो होता है जब हम परचेज करते हैं वो बिजनेस में एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी की वो हमने उसको परचेज करते वक्त प्राइस पे की होती हैं। एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। और यही कॉस्ट जो है हमें आगे जो हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने में मदद देती है, बेस होती है उसकी बेसिकली। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग को परचेज करते हैं हम एट दी स्टार्ट ऑफ बिजनेस, एट द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2019 को 5 लाख की, और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ हम रखते हैं, ये इनकी यूज़फुल लाइफ है, वो बिल्डिंग कितने साल तक इस्तेमाल हो सकती है, वो 5 साल हम रखते हैं। यानी कि 1 साल का फिर हमें जो है वो उसका जो डेप्रिसिएशन हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, उसका यूसेज हो जाता है, वो 1 लाख होता है। इसके बाद फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड, यानी कि आगे हमें किस तरह इसको रिकॉर्ड करना है, वो ये होता है कि हमने जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है उसमें से हम इसका जो भी यूसेज होता है वो माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो उसका जो है बैलेंस जो भी अमाउंट हो जाता है वो हम सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड के लिए उसमें अमाउंट उसको आ जाती है कॉस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यानी कि जब हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं उस वक्त उसको हम एज अ सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड कर रखते हैं 400,000। इन केस अ ईयर लेटर, अगर मिसाल के तौर पर एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस एसेट की, ऑफ दिस एसेट कम्स डाउन टू
₹300,000। अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पर हम मार्केट में पूछने जाते हैं वो 3 लाख रुपए है, it will ordinarily continue to be shown at ₹400,000 which and not ₹300,000, बल्कि हम उसको 400,000 भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रखेंगे, 300,000 जो है वो नहीं रखेंगे। इसी को हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, यानी कि जिस कॉस्ट पे हमने उसको ख़रीदा था उसके मुताबिक जो भी उसका यूसेज है उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसके मुताबिक ही हम उसको सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। उसकी जो भी अमाउंट आ रही होती है मार्केट वैल्यू के मुताबिक हम उसकी कॉस्ट नहीं रखते। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एसेट्स। किसी भी एंटिटी के, बिजनेस एंटिटी के कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। द क्लेम्स ऑफ वेरियस पार्टीज अगेंस्ट दीज एसेट्स आर कॉल्ड इक्विटीज, यानी कि उन एसेट्स को एक्वायर करने में हमें जो भी पार्टीज जो पार्टीज, वेरियस पार्टीज क्या होती हैं? जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उस बिजनेस में, वो इक्विटीज कहलाती हैं। Whenever we record any transaction in business, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, we will record 2 effects of transaction, हम हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। This concept is very important and guide us that any transaction has 2 effects। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें गाइड करता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो बेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट जो है बेस है डबल एंट्री सिस्टम की, जिसको हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में रिकॉर्डिंग करने में बार बार आगे देखेंगे। वी विल लुक डबल एंट्री सिस्टम अगेन एंड अगेन इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। टू इलस्ट्रेट द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको इलस्ट्रेट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट मिस्टर अली स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹300,000। मिस्टर अली हैं वो जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें 300,000 एज कैपिटल। देयर आर 2 changes. First, the business has cash asset of ₹300,000, and second, the business has to pay the proprietor a sum of ₹300,000 which is taken as proprietor's capital। जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो बिजनेस में 2 चेंजेस हुए, यानी कि 2 इफेक्ट आए। एक ये कि बिजनेस में एसेट आया जो कैश की शक्ल में 300,000, और कैपिटल जो आया, जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्ट की है, वो एज अ प्रोप्राइटर्स कैपिटल हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इसी एक्सप्रेशन को हम एक इक्वेशन की मदद से देख लेते हैं कि एसेट्स जो है जो कि हमारे पास आए कैश की शक्ल में वो है 300,000, और कैपिटल जो आया वो भी 300,000 जो कि इक्विटीज़ में हमने रिकॉर्ड किया। मज़ीद ये कि सब्सिक्वेंटली इफ़ द बिजनेस बोरोज ₹150,000 फ्रॉम बैंक, अगर कोई अब फ्रॉम बैंक, अगर बिजनेस ने बैंक से जो है 150,000 बोरो किए हैं एज अ लोन, द न्यू पोजीशन वुड बी एज फॉलोज। तो न्यू पोजीशन जो है एसेट्स और इक्विटीज़ की वो इस तरह होगी कि कैश जो है हमारा इंक्रीज़ हो गया 150,000 से, जो जिसका टोटल हो गया 450,000। इसी तरह इक्विटीज़ भी हमारी इंक्रीज़ हो गई 150,000 से, जो बैंक लोन की शक्ल में। तो ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वल होती हैं आपस में। हमें इस एग्जाम्पल से ये समझ आ गया कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है इसके 2 इफेक्ट होते हैं और दोनों इफेक्ट जो है वो बराबर होते हैं। द टर्म अकाउंटिंग इक्वेशन is also used to donate the relationship of equities to assets। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो टर्म है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ इक्विटीज़ टू एसेट्स, एसेट्स और इक्विटीज़ के रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन की टर्म यूज़ की जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज जो हमने इसमें देखा कि मीनिंग मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम मज़ीद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।